2 सालों में जो जबर तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई ऑपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए जो की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। ऑपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फाटिफ का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम। 3 बड़ी ऑपोजिशन जमातें इस वक्त लाहौर में हुकूमत को गिराने की जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं। लाहौर इस वक्त काफी अहम हो चुका है। अगर सियासी तनाजुर में हम देखें, इस वक्त पारा जो है वो सियासत का काफी हाई है। 2 साल कबल जब हुकूमत बनी तो इलेक्शन के फौरी बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इलेक्शन के नताइज को मानने से इनकार किया। जिस तरीके से फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाए थे, क्यों लगा था कि शायद ये इतनी ताकतवर किस्म की ऑपोजिशन है कि नंबर गेम में और तजर्बे में कमजोर हुकूमत को दबोच लेगी और बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। 2 साल पहले 27 जुलाई को ऑपोजिशन की तरफ से इलेक्शन नताइज पर जो ऐलान किया गया, मैं आवाम की याद दहानी के लिए एक दफा सुनवा देती हूँ। आवाम के मैंडेट पर एक डाका समझते हैं जो डाला गया, और इसके नतीजे में जो लोग अक्सरियत का दावा कर रहे हैं, हम इनकी अक्सरियत को भी तस्लीम नहीं करते और न इनको हक हुक्मरानी देना चाहते हैं। इस इलेक्शन के नतीजे में हमने असर-ए-नौ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबे पर इत्तिफाक किया है और सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठा। लेकिन फिर हुआ ये कि ना तो किसी सियासी जमात ने हल्फ लेने से इनकार किया और ना ही हुकूमत गिराने के लिए असम्बलियों का बॉयकॉट किया गया। इसके बाद जब हुकूमत का 1 साल गुजर गया तो एक बार फिर से हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन ने सेनेट में महाज खोला और एक बार फिर से नंबर गेम में हुकूमत से भारी होने के बावजूद ना तो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ ही कुछ कर पाई ऑपोजिशन और ना ही हुकूमत को चैलेंज कर पाई। इस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो पिछले साल बनी थी, आज फिर वो ऐवान के अंदर तो जमीर फरोशी के जरिए जीत गई, लेकिन अवाम की अदालत में हार गई और जमहूर के सामने वो शर्मिंदा हुए। और मैं समझता हूं कि आज फिर पिछले साल जो धांधली ज़दा इलेक्शन थे उसकी तारीख आज फिर दोहराई गई। वो ऑपोजिशन जो पहले दिन से इलेक्शन के नताइज को नहीं मानती, वो ऑपोजिशन की इसकी तमाम क़यादत में इत्तेफाक होने के बाद भी इत्तेफाक दिखाई नहीं देता और बड़े बड़े ऐलान करने के बाद भी हुकूमत को गिराने, अपनी डिमांड मनवाने में नाकाम रहती है हमेशा। इसकी एक बड़ी वजह एक दूसरे पर एतमाद में कमी हो सकती है जो अब से नहीं दिहाइयों से है। शायद शहबाज शरीफ के वो जुमले जो वो जरदारी साहब के खिलाफ कहा करते थे, उनका जोश खिताबत अभी भी पीपल्स पार्टी भूल नहीं पाई। कब्र का ट्रायल हो रहा है। मैं इनको कहता हूं कि चोरों और लुटेरों, बेनजीर की कब्र का ट्रायल नहीं हो रहा, तुम उसकी कब्र के पीछे छुपकर अपनी चोरी और डकैती छुपाना चाहते हो। इस्लामाबाद के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जी हाँ, वो शहबाज शरीफ जो कभी गो जरदारी गो कहा करते थे, अब वो गो नियाजी गो कह रहे हैं। आज एक बार फिर हुकूमत को गिराने के लिए ऑपोजिशन रहनुमा इकट्ठे हुए हैं और कुर्बानी के बाद कुर्बानी की बातें हो रही हैं। हमारी सियासी तारीख इतनी तल्ख है कि हज़ब इख्तिलाफ आपसी इख्तिलाफ को भुलाकर भी पास नहीं आती है। इत्तेफाक होने के बाद भी किसी बात पर इत्तेफाक नहीं होता है। लेकिन क्या इस बार हुकूमत को गिराने में ऑपोजिशन कामयाब हो पाएगी? क्या वो पॉइंट आ चुका है? क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टैंड लिया था उस वक्त शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी ऑपोजिशन की जमातें मानी जाती हैं, उनका ये ख्याल था कि शायद अभी वक्त नहीं है वो करने का जो कि मौलाना साहब कर रहे हैं। लेकिन अब मौलाना साहब से भी मीटिंग हो चुकी है और जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है
वो भी ऑन बोर्ड पर हैं। तो क्या इस बार एपीसी में किए गए फैसलों पर तमाम जमातें खड़ी रहेंगी? एक बार फिर से बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो पतली गली से निकलते हुए दिखाई देंगे? ऑपोजिशन की हिकमत अमली इस बार पहले से मुख्तलिफ कैसे होगी? और अगर ऑपोजिशन सड़कों पर आती है तो हुकूमत किस तरह से इस तमाम सूरत-ए-हाल से निपटेगी? ये बड़े अहम नुक्ते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। कमल शोजब साहिबा ने ज्वाइन किया, रहनुमा पीटीआई हैं। इसके अलावा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब पीएमएल-एन से हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली आज तो ऑपोजिशन के पास ही जो है वो पहले जाकर बात करनी पड़ेगी कि आखिर क्या जो है वो नया होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं यही जानना चाहूंगी कि आज जो बातें हुई हैं, क्या होने जा रहा है ईद के बाद ऐसा अहम और ऐसा नया जो पहले नहीं हुआ? कौन सा ऐसा फैसला जो है वो आज हुआ है? मुलाकातें तो ऑब्वियसली काफी हाई प्रोफाइल थी। या देखिए आयशा, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क को चलाए, वहाँ अपोजिशन भी लोग जो हैं ये इलेक्टेड लोग हैं और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हुकूमत को राह रास्त पे रखें और वो अपने तौर पे मुस्बत जो इनकी क्रिटिसिज्म है उसको करें और मुस्बत सजेशंस दें, पार्लिमान के अंदर भी पार्लिमान के बाहर भी। तो एपीसी अगर अपोजिशन वाले बुला रहे हैं तो हुकूमत को इस पे घबराहट नहीं होनी चाहिए अगर वो साउंड फुटिंग के ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आपका पहले वाला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हुकूमत घबरा रही है। उनको तो अभी तक यही लगता है ना पहले कुछ हुआ था ना अब कुछ होगा, और उसकी एक बड़ी वजह मेरे ख्याल में शायद वो ये मानते हैं कि आप लोगों के अंदर एतमाद की कमी है जिसकी वजह से शायद आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या देखिए, हमें तो अपोजिशन का तो आपने देख लिया ना कि खुदा के करम से वो सारे मेजर इशू पे कि मुल्क के अंदर जमहूरियत की आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती के लिए वो सारे एक हैं। हमारी अभी पीपल पार्टी का एक अपनी आइडियालॉजी है, मुस्लिम लीग की अलग है, जमात इस्लामी की अलग है। लेकिन जब आप मुल्क के मफाद के अंदर ये देखते हैं कि मुल्क पीछे जा रहा है और गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है और डीके है और मुल्क के अंदर और बाहर और लूट खसूट का जो बाजार गर्म है, आप ये देखें कि अभी जो इंटरनेशनल एक मॉनेटरी अदारे ने कहा है कि आज जो करप्शन पाकिस्तान में ये पहले कभी भी नहीं थी। हुकूमत एक चू चू का मुरब्बा है, कोई एक सॉलिड टीम नहीं है। मुआशी टीम में लोग बदलते रहे, सीबीआर के लोग बदलते रहे, कमिश्नर्स 4-4, 5-5 होते, आईजीज, सेक्रेटरीज, तो कहीं भी ठहराव नजर नहीं आ रहा। तो मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो आप इस तरह वेट नहीं कर सकते। अपोजिशन का ये रोल है और ये एक आईनी रोल है, तो एपीसी से हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए, उनको करने दे। देखें जब नवाज शरीफ साहब थे तो जब ये अटैक हुआ दहशत गर्दों का, उन्होंने पिशावर के अंदर एपीसी सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा कि नैब कवानीन पर कंसेंसस नहीं बन पाता और फिर उसके बाद फिर हम ये देखते हैं मुलाकात जो होती है और उसके बाद फिर एक नया महाज खोलने की बात होती है ईद के बाद। तो क्या कोई बारगेनिंग करने की कोशिश की जा रही थी? जो मामला नहीं हुआ तो फिर एकदम से जो है वो नया महाज खुलने का ऐलान हमें नजर आता है। इस तरह की कोई सूरत हाल थी क्या? देखिए, इन दोनों चीजों का कोई लिंक नहीं है कि जी आप नैब के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ तो एपीसी के ऊपर तो काम बड़े अरसे से हो रहा है ना, और ये कंसल्टेशन भी हो रही है, तो लेट देम गेट टुगेदर। और इसके अलावा ये एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है और हुकूमत को जहाँ मदद चाहिए, मसलन ये कोविड के इशू के अंदर, जहाँ कश्मीर का मसला है, अफगानिस्तान का पीस का प्रोसेस है, इसके ऊपर भी इसके अंदर मुलाकात के अंदर ये चीजें आई एम श्योर कि ये एजेंडे पे होगी और इसको आगे चलाया जाएगा। अच्छा साहिब साहब, मैं आपको बिलावल साहब की एक गुफ्तगू सुनाना चाहती हूँ। आज से 7 दिन पहले क्या मौक़िफ़ था, एक दफा सुनिए फिर मैं वापस आती हूँ। ये सरासर ज्यादती है। ताजरों की किसी तंजीम को, नुमाइंदों को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर ये जालमाना और जबर पर मबनी फैसला किया गया है।
हुकूमत की जानिब से सूबे में बाजारों को 5 अगस्त तक बंद करने के ऐलान के बाद अब ताजर और हुकूमत पंजाब आमने सामने हैं। आज सूबे भर में जो मनाजिर हमने देखे हैं काफी अफसोसनाक थे। कई शहरों में बाजारों को जबरदस्ती बंद करवाया गया, लेकिन दुकानदार किसी सूरत भी हुकूमत की ये बात मानने को इस वक्त तैयार नहीं है और हुकूमत पंजाब के लिए ताजरों से महाजराई दुश्वार होती चली जा रही है। ताजरों के मुताबिक ईद पर दुकानों को बंद करवाना कारोबारी तबके को तबाह करने के बराबर है। दुकानदार पूरा साल इंतजार में होते हैं कि ईद पर वो कमाई कर पाएंगे और इस बार तो कोरोना ने पहले ही ताजरों की कमर तोड़कर रख दी है। इस दौरान जहां एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ताजरों और दिहाड़ीदार मजदूरों से हमदर्दी की बात करते हैं, पंजाब हुकूमत लोगों को जेलों में डाल रही है। इस तमाम सूरत हाल को पंजाब हुकूमत और ताजर रहनुमा किस तरह से देख रहे हैं, इन्हीं मामलात पे बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ के लिए तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। इसके अलावा सैयद अजमत अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तंजीम ताजरान लाहौर के सदर हैं और चेयरमैन हैं जी शाह आलम मार्केट के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जो कंसर्न्स ताजरों के हैं वो कुछ हद तक हमारे इल्म में भी हैं। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है और जो बारहा हमें कोरोना के दौरान नज़र भी आया, जब सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध में है, यूँ कहें तो बेहतर होगा, जब वो पूरे लॉकडाउन की बात करते थे तो खान साहब भी कहते थे कि नहीं लोग भूखे मर जाएंगे, दिहाड़ीदार मजदूरों का क्या बनेगा और किस तरीके से लोग रोटी कमाएंगे। छोटे छोटे दुकानदार, छोटी छोटी दुकानें और उनका रोज का खर्चा उसी तरीके से चलता है और उसको आप इस ऐसे टाइम के ऊपर बंद कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब के विजन के बिल्कुल ही मुनाफी या मुतरादिफ एक चीज जो है आप कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो मैं एक तो आपको आगाह करूं और अपील करती हूं मैं तमाम अपने ताजर कम्युनिटी से कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम भी इनके साथ हैं और इनकी जानों को, इनकी जिंदगियां बचाने के लिए ये बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन फैसला था और बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखें प्राइम मिनिस्टर ने जब पहले बड़ा लंबा लॉकडाउन लगा और फिर उसके बाद दोबारा आवाजें उठी कि कंप्लीट कर्फ्यू किस्म का लॉकडाउन पंजाब में लगा दिया जाए, हमें मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन हम स्मार्ट लॉकडाउन की ऑप्शन के साथ ही जमे रहे। उसकी वजह भी ये लोग थे और हमें इनके सारे मसाइल, इनकी सारी प्रॉब्लम्स का बखूबी अंदाजा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है आयशा, जिसको समझने की जरूरत है, वो ये कि पिछली ईद पे जो ईद से पहले का एक वीक था वो एक इम्तहान था। देखें जो नईम भाई बैठे हुए हैं, बहुत बारहा प्रोग्राम्स के अंदर मैं और ये इकट्ठे थे। जो रिकमेंडेशंस पिछले वाली ईद पे जब इनकी तरफ से ट्रेडर कम्युनिटी की तरफ से दी गई कि ये जिस पे इन्होंने अमल दरामद कराना था और गवर्नमेंट ने क्या चीज इंश्योर करनी थी, लेकिन जब लॉकडाउन खुला, जब हमने इजाजत दी, फिर जिस तरह से जो भी एहतियात तो क्या जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो आपको पता है। जब हमने बात की कि ट्रेडर्स इस चीज को इंश्योर करें कि जिस भी शॉप में आ रहा है तो इनकी जिम्मेदारी है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, लेकिन आगे से हमें जवाब मिला कि ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये मैं अर्ज करूं कि गवर्नमेंट के पास 11 करोड़ की नफरी बिल्कुल भी नहीं है और ये चीजें तयशुदा थी। ठीक है, लेकिन अच्छा कोई मुसर्रत बात साहिबा, नहीं, इस दफा जो प्रॉब्लम हुआ ना वो ये हुआ, ठीक है, इस दफा जो प्रॉब्लम हुआ, मैं ऐड कर लेना बीच में, इस दफा जो प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ मुसर्रत साहिबा, वो ये हुआ, उन्होंने कहा कि हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया। आपने फौरन से ही कह दिया जी कि अब जो है वो आगे पूरा हफ्ता जो है वो लॉकडाउन होगा, आप साथ बैठते मुशावरत करते, कुछ दिन पहले बता देते कि आप लोग लॉकडाउन करने जा रहे हैं। ये तो काबिल अमल बात थी या नहीं? जी आयशा, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन इसकी मैं रीजन आपको बताऊंगी कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। उसके बाद फिर जो हॉस्पिटल की सिचुएशन एक वीक इतना क्रूशल था, हमारे बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी फैसिलिटीज जो हमने क्रिएट भी की थी वो तकरीबन फुल हो गई और बहुत बड़ी आजमाइश थी और बहुत कीमती जानों का ज़िया हुआ और फिर जो हालात बने वो आप सबके सामने हैं। अब बात कर लेते हैं इस वाली सिचुएशन की। मुझे ये बताएं कि अगर हम 3 दिन पहले ये अनाउंस करें कि हम कर रहे हैं तो फिर बाजारों का तो वही हाल होना था। 3 दिनों में पिछला जो खाना खराब हुआ था पंजाब का वो सबने देखा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि ये हमने देखिए कोई नई चीज तो हमने की नहीं है। दे ऑलरेडी नो कि ये क्यों हो रहा है, दे ऑलरेडी नो कि पिछली ईद पे हमारी रवायत क्या रही। हमारे पास एक बैड एग्जांपल मौजूद थी और एक चीज मैं और अर्ज करूं, यही पॉइंट लेकर मुसर्रत साहिबा, मुझे ना पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोगों का भी लेना है, यही पॉइंट लेकर मैं आऊंगी। पिछली दफा नईम साहब, पिछली दफा जो हुआ हमने देखा
बड़ी आपने बैड एग्जांपल सेट की। अब ये जो मुसर्रत साहिबा ने पॉइंट दिए उन्हीं के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अगर और एक कंसर्न जो आपका ये कि पहले बता देते, मुशावरत करते, कोई 3-4 दिन का टाइम मिल जाता, 5 दिन का टाइम मिल जाता। वो कह रही है कि बाजारों की हालत फिर खराब हो जानी थी और वो 4-5 दिन जो है वो कोरोना जो है वो उसकी वजह से फिर दोबारा वही सूरत हाल होनी थी, तो वो नहीं पहले बता सकते थे, उन्होंने ये सरप्राइज देना था आपको। ये उनकी तरफ से चीजें आई। और ये जो मर्जी कहते रहे जी, बात यह है कि अब बात बननी नहीं इनसे। गलत काम किया इन्होंने, यकतरफा फैसला किया इन्होंने, और किसी अकल मंतक और दलील के मुताबिक नहीं है, उसके बरक्स है। मैं आपको बताऊं, कोरोना वायरस को लेकर जो कोरोना पेशेंट हैं वो तो बहुत, कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया। अब कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया तो इसका तो मतलब साफ़ है कि ताजरों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। मार्केटें तो खुली थी ना, तो मार्केटों के अंदर SOPs जो हैं वो अमल दरामद होना शुरू हो गए, और ताजर जो बेहतियाती कर रहे थे, जिसका इल्ज़ाम उन पर धरा जा रहा था, उन्होंने इस इल्ज़ाम को बहुत संजीदा लिया और एहतियात बरतना शुरू की। और आज सूरत हाल ये है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो बड़ा ज़्यादा नीचे आ गया है, और हम जो हैं बड़े खुश हैं इस बात पे। तो पहले जब कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा था तो ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ताजरों की वजह से मार्केटें खोलने की वजह से गया। वो भी इल्ज़ाम गलत था। वो इसलिए इल्ज़ाम गलत था कि जो कोरोना के माहिरीन थे वो बता रहे थे कि कोरोना ने जिस महीने जिस तरह ग्रोथ पकड़नी है, वो महीने वो दिन जो हैं वो उन दिनों में आ रहे थे जब मार्केटों ने खुलना था। तो लिहाजा उसके साथ तकाबुल करना, नहीं, वैसे आप उस फैक्ट को बिल्कुल ही नजरअंदाज जी, करें हम कि उस लोग फैक्ट बाहर को मानते ही नहीं निकलेंगे, हैं। ऑब्वियसली ये इतना हजूम होगा, उसकी वजह वही तो एक वजह होगी ना देखिए, कोरोना उस की। हजूम का कुछ ना कुछ निस्बत इजाफा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माहिरीन ने कहा था अच्छा। कि कोरोना वायरस को लेकर जिन जिन महीनों पर में ये पीक पे जाएगा, वो दिन जो हैं वो हमारे साथ मीट करके जब हमने ईद वाले दिन दुकानें खोली, तो ये एक नेचुरल वे में उसने जाना ही जाना था, जो मर्जी हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत इजाफा हो गया होगा, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि बेहतियाती की वजह से, लेकिन उसने जाना ही जाना था उन दिनों के अंदर पीक पे। अब बात यह है कि ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके 1-2 पहलू और भी हैं। देखें, बात यह है कि ये पंजाब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब पंजाब तो पूरा पाकिस्तान नहीं है, हमारे 3 सूबे हैं, 2 हमारे इंतजामी यूनिट्स भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। अब मुझे ये बताएं कि 3 सूबे और 2 इंतजामी यूनिट जो हैं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने ताजर को रिलीफ ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि जी आप, अब 7 बजे का टाइम था रात का दुकानें बंद करने का, हम 11 बजे कर देते हैं। तो पूरा पाकिस्तान बाकी एक तरफ चल रहा है और पंजाब के ताजर का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। इसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही। तब वो हालात के कोरोना नीचे आ रहा है, यानी कोरोना नीचे आ रहा है तो आप पंजाब के ताजर का इस्तेहसाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बात। पंजाब के ताजर का इस्तेहसाल ही क्यों? मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, एक तरह का जो रूल है पूरे मुल्क पे जो है वो अप्लाई होना चाहिए, तो सिर्फ पंजाब के साथ ये सलूक जो है वो क्यों किया जा रहा है? ये ताजर हजरात सवाल उठा रहे हैं। जी आयशा, मैं इसका आंसर करती हूँ। देखें, हम सूबा हैं 11 करोड़ का, और पंजाब की अगर सिचुएशन देखें तो ये बजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त कोविड के कंट्रोल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेस्ट हैं। अब हमने ये किया क्यों, मैं ये बताती हूँ। देखें, 80% हमारी डेथ रेट कम हुआ। कुछ दिन ऐसे भी आए पिछले 1-2 दिनों में जिसमें 24 घंटों में कोई अमवात नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सही है। अब हमारा प्लान क्या है वो प्लीज सुन लें। अगर हम ये ईद का अलाउ करते, उसके बाद जो होना था वो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आने वाले टाइम में ईद के बाद हमें वी नेवर नो कि हमें कितने टाइम के लिए बिजनेसेस को, हर चीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करना पड़ता। हमारा प्लान ये है कि अगर हम मजीद इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ये वाले दिन हम निकाल लेते हैं, तो हम 5 अगस्त के बाद हम तमाम बिजनेसेस को खोलने का इरादा रखते हैं। कंप्लीट कर लो, जिसमें शादी हॉल, जिसमें आपके कन्विंस नहीं कर रहा। देखिए, ईद तो बाकी सूबों में भी है ना, बताया ये तो ज्यादती की है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये बहुत सख्त ज्यादती की है। आप इस बात को माने, यहाँ तो आपके को पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इस नोटिफिकेशन के पीछे, उसको हम अनर्थ कर दें तो वो हम बयान कर देंगे, वरना ये तो सरीहन ज्यादती है। ईद तो पहले भी मनाई गई थी पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन, और इस दफा भी ईद मनाई गई है। अब तो फवाद चौधरी की ईद है, ये मुफ्ती मुनीब और पप्पल जई की नहीं है, ये तो चांद वाली ईद है, साइंटिफिक तरीके से एक ही दिन मनाई जाती है। तो मुझे बताएं, कोरोना जो आप मौक़िफ़ दे रही हैं कि ईद का टाइम जो है वो हम सैक्रिफाइस कर लें या कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन जो ताजर हजरात हैं उनका ये मानना है कि शायद 6 महीने की जो आपकी सेल होती है वो ईद के आसपास की सेल के बराबर होती है, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ ताजर हजरात के हमने बाहर से भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं, हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, कितने गुस्से में, क्या एग्रेशन है उनका।
सूरत हाल तो इस वक्त काफी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है हम बाहर निकल रहे हैं, एक तरफ ताजर कह रहे हैं हम बाहर निकल रहे हैं। पता नहीं हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है। सैयद अजमत अली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे बताएगा कि अब हल क्या है इस मसले का। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत से वक्त मांगा है, वक्त मिल गया है, किस चीज पे बात होगी, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कोई नरमी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ताजर ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा ताजर की नफ़ी की है। और हम अभी गवर्नर साहब के पास भी गए थे, बड़ी वजारत जो हैं वज़ीर तिजारत, उनके पास भी गए थे। गवर्नमेंट से टाइम मांगा हमने कि ये जो ईद के दिन है इसको सुबह 9 से 12 बजे तक खोला जाए, ताकि ये कोरोना का बाइस ना बने, खुला टाइम मिले, लोगों को अपनी शॉपिंग कर सकें, अपने बच्चों के लिए खरीदारियाँ कर सकें, ताकि ये कोरोना जो पिछली ईद पे हाल हुआ है थोड़ा टाइम दे के और उन लोगों को कोरोना के ताजर को उसका जिम्मेदार बना दिया गया। तो हम इसीलिए गए थे गवर्नर साहब के पास और वज़ीर आला साहब से अपील की थी हमने कि जी हमें इसको खुला टाइम दिया जाए, सुबह 9 से रात 12 बजे तक मार्केटें खुली जाएं, बाजार खुले जाएं, जिसकी वजह से ये कोरोना से लोग बचें और अपना कारोबार बच्चों की रोजी ले सकें। अभी मिल रहे हैं अजमत अली साहब, अब कोई नईम साहब आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये जो वक्त मांगा है आपने, किससे मुलाकात होने जा रही है? देखें, ये कोई बात सुनी जाएगी आपकी? ये मुलाकातें, ये आनियाँ, ये जानियाँ, ये शाह साहब हमारे भाई हैं, ये भी बेचारे कोशिश करते हैं। देखें, कोशिश ही करते हैं ना। असल मसला ये है कि ये हुकूमत ताजरों के मसाइल का इदराक नहीं रखती। ये हुकूमत जो है ये अपनी मनमानी, जिद और हट दर्मी पर हमेशा उतरी रहती है। इस हुकूमत को बात समझाना इतना मुश्किल है जितना पहले कभी भी नहीं था। इनको हम बात समझा नहीं पाते, और जब इनको हम बात समझाते हैं तो इनको अगर समझ आ जाए तो फिर इनके पास इख्तियार ही नहीं होता उस बात को, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए। देखिए, इन्होंने ये जो ईद की शॉपिंग या ईद की खरीदारी है, आपने तो कह दिया कि ताजरों ने पूरे साल का मुनाफा कमाना होता है। इसका सिर्फ एक ये पहलू नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है। हमारे पास सेल्समैन काम करते हैं, वो इस आस उम्मीद पर काम करते हैं कि ईद वाले दिन जब बिजनेस अच्छा होगा तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये हमें दुकानदार वैसे ही दे देगा, हमारी मदद कर देगा। मार्केटों के अंदर पल्लेदार, कैरियर, पोर्टर्स, इतने ज्यादा लोग होते हैं जो दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, और ईद की खुशियों में हम उन्हें शामिल करते हैं। इस चीज का, ये इकोनॉमी को चलाना है। देखिए, आप ये बात जो कर रहे हैं इस चीज के हवाले से तो बार बार खान साहब भी जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें खान साहब के कौलो फेल में तजाद है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या, फिर मुसरत साहब सुन लें आप, खान साहब की बातें तो सुनते हैं हम, तकरीरें सुन सुन के दिमाग पक गए। ठीक है जी, चलाइए जी खान साहब। फिर चला। हालात बुरे हैं तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। हमारे जो डेली वेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी हो। मुसरत साहिबा, ये खान साहब के अपने बयानात हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है? ये ग्रास रूट लेवल तक जो है आपकी रसाई ना होने की बात की है नईम साहब ने, कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे मसाइल क्या हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन भी बाहर आने की बात कर रही है। अब ताजर भी अगर ईद के बाद अगर यही रवैया आपका रहा और इस मामले पे कोई भी आपने उनकी ना सुनी और ये नुकसान उनका हो गया, तो ताजर भी ईद के बाद सड़कों पर होंगे। तो किस तरह मैनेज करना है आपने इस सिचुएशन को? देखिए आयशा, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इमरान खान साहब और हम लोग वाहिद वो सियासी जमात है जो हुक्मरान में, और हुक्मरानी के बाद भी हम अपने ग्रास रूट लेवल के साथ कनेक्टेड है, वेरी वेल कनेक्टेड है। तो इसलिए किसी तरह की गलत बयानी से काम लेना तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है। जहां तक रहेगी ये बात कि देखें, कोविड के बाद जो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज थी, उन्होंने जिस तरह से डील किया, हमने तो इंटायरली डिफरेंट पॉलिसी ली सिर्फ इन लोगों के लिए और उन डेली वेजर के लिए जिनकी मेरे भाई बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करूं कि हम बिल्कुल भी ना इनके बिजनेस के खिलाफ हैं, लेकिन अभी मुझे जो सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरी भी दिल आजारी हुई है कि ये इसको सियासी रंग क्यों दे रहे? क्या कोई गवर्नमेंट ट्रेडर के साथ उसके सियासी मोटिव्स क्या होंगे? इसका मतलब ये है कि हमारी कोविड की पॉलिसी को अगर किसी ने भी सियासी रंग देने की कोशिश की तो अवाम इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कोई शऊर रखता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बारहा ये बदस्त हाथ, मैं भी इनकी बहन हूँ, हमने क्या कहते हैं कि हाथ जोड़ जोड़ की अपीलें की हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन हाथ जोड़ता है? हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन आप देखो, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब देखें, मैं जितनी दफा आती हूँ, हमारी
जुबान थक गई है लोगों को एजुकेट कर करके और ये सिचुएशन बता के। और अगर समझदार तबका, जिम्मेदार तबका अगर इस तरह की नासमझी का मुजाहरा करेगा तो इसका मतलब ये कि मोटिव उनके ठीक नहीं है, वो किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताएं कि कोविड की जो पॉलिसी है, क्या आपको नहीं पता कि पिछली ईद हमें कितनी महंगी पड़ी थी, जानों कितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ था। वो जो जिनकी ये डेली वेजर की बात कर रहे हैं, अगर उनकी जिंदगी ना बची तो क्या हमने कभी सोचा है? हमें तो हमारा तो बिजनेस किसी ने लेकिन इसका हल तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका हल तो आपको निकालना पड़ेगा। आज हमने जो बाजारों के हालात देखे हैं, मुजाहरे, एहतजाज, तल्ख कलामियां, गिरफ्तारियां, लाठी चार्ज, ये तो नहीं हम पूरा हफ्ता अफोर्ड कर सकते ना। मुझे ये बताइएगा कि क्या इसका हल निकालेंगे? ये हमारे भाई हैं, हम इनके अगेंस्ट नहीं, हम इनके साथ बैठने को तैयार है। हम इनके कोई नरमी हो सकती है मेरी बात लॉकडाउन में। पहली बात सुन लेना, हमारा ऑब्जेक्टिव इनको खराब करना है नहीं, क्यों नहीं हो सकती। हमारा ऑब्जेक्टिव इनकी जानें बचाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव आगे बिजनेस को हमेशा के लिए खोलना है, ईज आउट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैक्सिमम तरीके से इसको टेक्निकली, पहले ये कहते थे कि ये एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते, अब अगर हमने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके ये फैसला किया है, देखें हमें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज याद रखें लॉकडाउन करने पे लगाया गया, पंजाब ने किया, पंजाब ने बाद में किया, उसके बाद अभी भी किसी को ये इसकी सेंस समझने की जरूरत है। ये बात इनके लिए बड़ी मुश्किल है। ये बात भी ठीक है कि जिसका बिजनेस है, जिसके असल में बहन मेरी, हम ना ये हमारे उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। इन्हें किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगाएं, इनको गवर्नेंस का पता ही नहीं है कि गवर्नेंस होती क्या चीज है, इनको पता ही नहीं है कि माशरे के सेक्टर को साथ लेके चलना कैसे है। ये जब भी आते हैं हमें लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, ये जब भी आते हैं हमें ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हमारी तरबियत करना शुरू कर देते हैं। यार अमली काम करें, हमारे साथ बैठे। हम जब भी इनके साथ बैठते हैं और टीवी प्रोग्राम पर ही बैठते हैं ना, कभी बैठे तो सही, बात करें तो सही, बात तो करते नहीं है। बाकायदा तौर पर चीमा साहिबा, मैं आयशा आपको एक बात बताती हूँ, आप नहीं साहब के पिछले सारे प्रोग्राम हमें बताएं, वज़ीर आला पंजाब से मिलना कब है, हमें ये बता दें। मेरे बड़े भाई हैं, इनके पिछले सारे प्रोग्राम्स निकाले, वो बड़ी एक सीधी जो सी बात इन्होंने पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन खुलने के बाद किए थे, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। नोटिफिकेशन का मसला है, ये वज़ीर आला ने हल करना है, मुसरत चीमा ने तो हल नहीं करना। मेरी बहन ने हमें टाइम ले, हम सुबह पहुंच जाते हैं वज़ीर आला के पास। पहले 8 दिन पहले मुसरत साहिबा कोई चले मसले का हल निकालते हैं। मुसरत साहिबा कोई अरेंज हो सकती है, मुझे मौका देना बात करने का, या इन दोनों से आप बात ले सुन। नहीं, वो वही वाली बात है। मैं तो आयशा, मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, मेरे पास फैसले जो होते हैं, मैं गवर्नमेंट की तर्जुमान की हैसियत से बात कर रही हूँ, और इस तरह से बात का ये लहजा इनको अपना दुरुस्त करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, आप नईम मीर साहब के ईद पे, पिछली ईद से पहले, लॉकडाउन खुलने से पहले के प्रोग्राम देखें, इन्होंने कितने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब ये बदनज़मी हुई, वो इनके प्रोग्राम देखे तो इन्होंने सारा मलबा गवर्नमेंट पे डाला था। आप इनके प्रोग्रामों को जो इन्हीं के मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर किए हुए हैं, फिर आप पॉइंट पे नहीं आ रहे, फिर आप पॉइंट समझ आ जाएगी। मसला हल नहीं करेंगे। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मुझसे प्लीज एक कमिटमेंट कर लीजिए या उनको दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी मीटिंग अरेंज करा दीजिए, हम बैठना चाहते हैं, हम अपने कंसर्न्स बताना चाहते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पता है, मेरी बात सुने आयशा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको पता है कि ये हमने फैसला किया क्यों है। तो लेकिन अगर इसमें इनकी कोई रिकमेंडेशन, तो ये तो वही वाली बात हुई ना मुसरत साहिबा कि आपने फैसला कर लिया, बता दें, इनको पता होना चाहिए हमने फैसला क्यों किया। बतानी है वो भी बता दे, मैं कन्वे कर दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। पहले इन्होंने कहा था कि ईद से 3 दिन पहले मार्केट में। ठीक है, नईम मीर साहब बहुत शुक्रिया, सैयद अजमत अली साहब बहुत शुक्रिया, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला जो है वो बाकी हल होने की तरफ नहीं आ रहा। ताजरान जो है वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ बैठें। हमारी तो खबर ऑब्वियसली ये थी कि मुलाकात का टाइम मिल चुका है, अब पता नहीं मुलाकात कब होती है और कब ये मसला जो है वो हल की तरफ जाता है। लेकिन हम दुआ गो भी हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि मसला जल्द से जल्द। वेलकम बैक जी। बिलावल का एक शॉट जो है वो मैं सुनवाना चाहती थी कि बिलावल आज से 7 दिन पहले क्या बात कर रहे थे, उसके बाद मैं वापस अपने मेहमानों की तरफ आती हूँ, सुनिएगा। एक तो एहतजाज का रास्ता है, हम नहीं चाहते कि हमें मजबूर होके कोविड के दौरान एहतजाज करना पड़े। दूसरा ये है कि इसमें मैं रेकन्सिलिएशन चाहता हूँ, इसमें मैं डायलॉग चाहता हूँ, इसमें मैं कोई हल चाहता हूँ। अगर लड़ाई के बगैर हल हो सकता है तो जबरदस्त, इनके खिलाफ हम काफी कुछ कर सकते हैं। हम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, मैं वो सामने मद्देनजर। जी, बिलावल साहब जो चाहते थे वो हल चाहते थे, वो जो है वो एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहते थे।
सेनेटर साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आज जो बातें हुई हैं वो जरा मुख्तलिफ तरह की हुई हैं, तो इन 7 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, फिर इस तरह के दावे होने लगे कि अगर हम यानी ऑपोजिशन बाहर निकलेगी तो फिर हम आधे रास्ते में होंगे, हुकूमत गिर जाएगी, धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये देखें, मसला ये है कि अभी ये बेसिकली एक तो नैब का इशू है। आपने ये देखा कि ना सिर्फ अपोजिशन इसके ऊपर शोर किया, बल्कि कई दफा हुकूमत ने भी कहा, और फिर अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर सबत कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से खाजगान का केस हैंडल हुआ है ये इंसानियत की तजलील है। ये एक आम कोर्ट को सिविल जज ने नहीं कहा, ना किसी आम सोसाइटी के बंदे ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट जो जलीलुल कदर ओहदों पे बैठे हुए बड़े जजेस हैं, तो वो कहते हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है, ऑब्वियसली जो लोग इसके अंदर विच हंट हो रहे हैं, जो इसके विक्टिम हैं, वो ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन अपने तौर पे निकले। हुकूमत के अंदर वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं। आपको ऐसा पता है कि उन तरफ तो एक तरफ काल भी नहीं आती। ये BRT का मसला डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ है, मालूम जब्बा है, हेलीकॉप्टर केस है। चलें, ठीक है, ये तो खैर ऑब्वियसली ऑपोजिशन का बहुत अरसे से जो है वो कंसर्न है, और इसके हवाले से हम हुकूमत से बात भी करते हैं। कमल शोजब साहिबा जो हैं वो ज्वाइन कर चुकी हैं, पहले उनकी आवाज़ का कुछ मसला था, बहुत माजरत डिले के लिए। कमल साहिबा, मैं आपके पास देर से आई हूँ। अच्छा कमल साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत जो है अब इस सूरत हाल से किस तरह से निपटेगी? ऑपोजिशन तो बैठ रही है, ईद के बाद भी बैठेगी, फैसला हो जाएगा। ऑपोजिशन मिड टर्म इंतखाबात या इन हाउस तब्दीली का फैसला करेगी। 2 ऑप्शंस भी हमारे सामने हैं। हुकूमत अब इसको किस तरीके से डील करेगी? क्या हुकूमत का तरीकाकार वही होगा? क्योंकि आज की ऑब्वियसली खबर है हमारे पास कि रेफरेंसेस जो हैं वो मंजूर हुए हैं नैब के, शहबाज शरीफ साहब उनके बच्चों के खिलाफ, शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ। क्या ईद के बाद हमें गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा, और ये तरीकाकार है आपका फिर जो है वो अपोजिशन से निपटने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आयशा। 3-4 चीज़ें मैं कनेक्ट कर देती हूँ डॉट्स आपके लिए, ताकि आवाम को आसानी हो जाए, मकसद समझ आ जाए इस सारी खलबली का भी, इस परेशानी का भी और इस बेचैनी का भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि FATF जो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसके 10 सालों से कई बिल्स हैं जो पेंडिंग है, जो ये पुरानी दोनों रिजीम्स जिन्होंने यू टर्न लिया हिस्टोरिक और हमेशा लेती हैं, और अब मुकमुका के तहत, पहले COD चार्टर ऑफ डकैती के तहत इकट्ठे हुए थे और अब अपनी करप्शन बचाने के तहत इकट्ठे हो गए हैं। पहले लोगों के सामने नहीं इकट्ठे थे, अब सामने इकट्ठे हो गए हैं। तो FATF पे बार्गेनिंग करने के लिए, पर्सनल करप्शन को बचाने के लिए 35 ऐसी शिकेंगे, जिसका मतलब ये है कि नैब को मुकम्मल टूथलेस कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो ये लेकर आ गए हैं और इसको क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं एक पैकेज को, कि अगर हम FATF ये जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो ग्रे लिस्ट में इनकी वजह से जो मेरे ये बड़े काबिले इज्जत जनरल साहब बैठे, इनकी हुकूमत और इनकी पार्टी की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, ये चाहते हैं कि उससे ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ताकि यहाँ पर एक और हंगामा मच जाए, एक और खौफनाक किस्म की तबाही इकोनॉमिक आ सके और ये उस एडवर्सिटी में से अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालें। नंबर 2, जिस ख्वाजा बरादरान केस के बारे में ये बात करें, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सारे एंगल्स को कवर किया है और नैब के उन एंगल्स को भी कवर किया है जिनका ताल्लुक जाके अगर निकाले तो सैफुर रहमान साहब और जस्टिस कय्यूम साहब की टेपों से मिलता है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इसको वाकई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता रहा है। टाइम उन्होंने लिमिट नहीं बताई है, उन्होंने इस पूरे इदारे की हिस्ट्री बताई है, उन्होंने एनॉमली भी बताई है कि 21 साल से नैब के कोई जो है वो रूल्स नहीं डिफाइन हुए और वो SOPs पे चल रहा है। इसलिए जब सेक्शन 20 के तहत चेयरमैन साहब कहते हैं कि गिरफ्तारी करो, तो आगे लोगों के पास कोई डेफिनेट चीज मौजूद नहीं होती रूल में कि किस वजह से की और क्यों की। तो भाई आप लोगों की हुकूमतें थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, आप एज ए फेडरल हुकूमत नैब से कहते हैं कि आप अपने रूल्स बनाएं और हम उसको अप्रूव करते हैं। नंबर 3, जो ये नैब न्याजी गठजोड़ का और एक रोना रोते हैं बिलावल जरदारी साहब, मैं उसका जरा क्लैरिफाई कर दूं। नैब के चेयरमैन की ये कहते हैं कि तमाम पावर्स खत्म कर दी जाए, उस चेयरमैन की जो 9 कंसल्टेशन के बाद जनाब खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ अपोजिशन और जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब लीडर ऑफ द हाउस ने मिलकर लगाया और इनकी कैरेक्टर की कस्में खाई कि 7 साल 8 साल का इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें कि ये बहुत जबरदस्त आदमी है। नंबर 2, अगर आपने इनको हटाना है तो इनका रास्ता ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आपको जाना पड़ता है,
हुकूमत पाकिस्तान या फेडरल हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है चेयरमैन नैब को हटाने का। तो जब हमने लगाया नहीं और हटाने का इख्तियार नहीं, तो हमारी डिक्टेशन किस खुशी में नैब लेगा? एक चौकीदार तक तो हमारा लगाया हुआ नहीं है। नंबर 3, जो ये केसेस की बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत के केसेस हैं और उस पर कोई किसी को कॉल नहीं आती, जरा किसी दिन ले आए और वो केस हम बैठ के 1 to 1 बात कर लेंगे कि केस में है क्या। 187 अरब रुपए की यहाँ टीटीओ का केस होता वर्सेस वो हेलीकॉप्टर का 15 लाख का केस जिसमें वजीर आजम इमरान खान खुद चल के जाते हैं, या मालम जब्बा का एक मिस जो लीडिंग किस्म का आप केस बनाते हैं, या बीआरटी जो वाहिद पाकिस्तान का मंसूबा है जिसके इंटरनेशनल ऑडिटर्स आते हैं, तो फिर हम बात कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाइए। आपने पूछा कि एपीसी का एजेंडा क्या है। हाँ। आपको शायद अभी जो बिलावल साहब की बातें, अगर तो ये नाअहली की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से हल्फिया कह रही हूँ कि 2 सालों में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इनकी 12 साल की निकम्मा नहलापन पे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। उस सूरत हाल में अभी कराची में जो हुकूमत सिंध के हालात हैं उसके तहत तो सबसे पहले तो सिंध हुकूमत को समेत बिलावल के पहले उस पानी में डुबकियां देनी चाहिए जिसमें आज लोग डूब रहे हैं, कमल और उठा के बाहर फेंकना चाहिए। आप लोग जो मर्जी भी क्लेम करते रहे अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, मसाइल तो ऑब्वियसली हैं। दूसरी तरफ अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब एक टफ टाइम देकर गए थे, अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो ये हमारी अपनी वो होगी कि हम नहीं मान रहे, लेकिन मौलाना साहब ने टफ टाइम दिया। लेकिन अगर आप उनके साथ मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है तो आप, क्योंकि बिलावल तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें धरना देने की जरूरत ही नहीं है, हम निकलेंगे अभी आधे रास्ते में होंगे, हुकूमत गिर जाएगी, तो ये तीनों मिलकर टफ टाइम दे सकते हैं आपको। जी बिल्कुल, माशाल्लाह इस तरह के ख्वाब अगर बिलावल साहब पैम्पर्स के बाद से देखना शुरू हो गए हैं तो यकीनन पूरे हो गए। उनकी तो जुबान एक टाइम पे एक होती है, दूसरे टाइम पे दूसरी होती है। लोगों पे वो यू टर्न का इल्जाम लगाते हैं। आप उनके पिछले 2 सालों के सारे बयानात उठा के देख लें, एक से दूसरा नहीं मैच करता। आपने भी सुनाया एक हफ्ते के बाद वाला आपस में मैच नहीं करता। अच्छा, मुझे बात सुनने देखिए, लीडरलेस अपोजिशन है, इसको क्या ये एक 1.25 साल वाले सियासतदान जो हैं जिनको सियासत में आए हुए जो नाबल्द है, नौमौजूद है और एक सियासी बोलने की हैसियत रखते हैं। कमल साहिबा 3 लीडर हैं, आज 3 लीडरान की मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, 3 लीडरान हैं। आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि लीडरलेस ऑपोजिशन? आपको पता है नेचर का असूल क्या है? नेचर का असूल ये होता है कि जब किसी एक चीज को लीड करना हो तो एक होता है, इसलिए अल्लाह मियां ने वादानियत पे बात की हुई है। 3 का अपना अपना एजेंडा है। जो शख्स, अच्छा चलें बारी बारी बता देती हूँ। एक तो बिलावल जरदारी साहब हैं जो NA 200 नहीं संभाल सका, जिसके स्टैटिस्टिक्स आप देख लें कि गड़ी खुदा बख्श के क्या है कि इस वक्त वहां पे 93,000 तो पिछले साल थे, 13,000 और ऐड हो गए कुत्ता काटे। उसके बाद जनाब 1550 वहां पे एड्स के मरीज इस वक्त तक अप्रैल तक थे। जो कोरोना में इतनी गलत बातचीत करता था, आज उसके अंदर वो इंपीरियल कॉलेज की जिसकी वो स्टडी का रेफरेंस देता था कि 38,000 पाकिस्तान में अमवात होंगी, वजीर आजम इमरान खान के विजन के हिसाब से देख लें। इंपीरियल कॉलेज और वजीर आजम इमरान खान की स्ट्रेटेजी को एक मॉडल बना के पूरी दुनिया को बता रहा है। तो ये एक तो मोहतरम सियासतदान साहब ऐसे हैं कि जब कराची में पानी आता है और ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है तो वो लाहौर आ जाते हैं, क्योंकि लाहौर में पानी नहीं होता। अब लाहौर में लक्ष्मी चौक के नीचे टैंक बनवा दिया है उस्मान बुजदार साहब ने, इसलिए वहां पर अब ये सारे आराम से खड़े हो सकते हैं, इन्हें लंबे जूते भी नहीं पहनने की जरूरत। दूसरे जिनको आज ये लेकर आए, जिनके बारे में बयान फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग भी हैं, कैंसर सर्वाइवर भी हैं, इम्यूनिटी का भी प्रॉब्लम है, 70 साल के बूढ़े हैं, जो एक दिन भी असेंबली में नहीं आ सके, वो क्या फ्रंट से जाके और कोरोना के डेज में ये इस सारी तहरीक को लीड करेंगे? नंबर 3, फजल रहमान साहब तो रिटायर्ड, हर टाइम बेचारों की एक भी सीट नहीं है, अपनी सीट हार गए हैं और 25%, 2.5% भी उनकी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये सारे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा? ऑपोजिशन ईद के बाद जो भी करने जा रही है, जो भी बैठक लगा रही है, जो भी फैसला हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, कंक्लूजन बता देती हूँ, कंक्लूजन बता देती हूँ। माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर मैटर जो वजीर आजम कहते हैं, इनका एजेंडा अपनी करप्शन बचाओ है। 120 अदालतें जो उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिनका ये फैसला कोर्ट करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले कोर्ट करते हैं, वो सिसिलियन माफिया वाला आज पनामा का 3रा दिन है, 3रा साल है, अब क्यों निकाला मुझे की 3rd एनिवर्सरी है, अवाम को वैसे मुबारकबाद भी हो, वो फैसला भी उसी कोर्ट का है, उसको भी इमानो तस्लीम किया करें। तो सिर्फ इतना बता दूं कि इनके अपने एजेंडा है। जो 120 नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, खलबली सारी वो है
प्रॉब्लम सारी ये है कि जो खाया है उसको बचाना अच्छा, एजेंडा कैसे है, जो जो भी है। निकाला है उसको रखना कैसे है। एजेंडा जो भी है, हुकूमत को खतरा है या नहीं? क्योंकि दूसरी तरफ से जो क्लेम्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत तो जाने वाली है। हुकूमत जाएगी 3 साल 1 महीने के बाद, 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर इंशाल्लाह इससे डबल मैंडेट लेकर आएंगे और इनको इनके घरों में हराएंगे। ठीक है कमल साहब, इस दफा वजीर आजम 5 हल्कों से जीते, अगली दफा 10 से जीतेंगे और इनको अभी मैं ऑफर कर रही हूँ अपनी मर्जी के हल्के पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में ढूंढ लें और उस पे काम शुरू कर लें। मैं देखेंगे कैसे जीतते हैं। ये तो कॉन्फिडेंस की इंतहा है भाई। वो कह रहे हैं 3 हल्के जीते, अगली दफा 10 जीतेंगे। अब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मुझे ये 5 जीते हैं आयशा, 5 जीते। वजीर आजम इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने 5 हल्कों से जीत कर आए हैं। ठीक है, इनकी जमानतें जब्त हुई अपने अपने दूसरे हल्कों में। बिलावल अपनी लियारी की सीट पे जमानत जब्त करवा के बैठा हुआ है। कमल, मैं वो चाह रही हूँ वो भी रिस्पॉन्ड कर लें। जी सेनेटर साहब। देखिए कंवल बीबी की बात का मैं क्या क्या जवाब दूं। ये बड़ी स्मॉल टॉक है, हर चीज को बदूने वाली। ये अभी घर से बाहर निकल के तो बाजार में या गली में किसी से बात कर ले। ये 5-5 सीटें जीतने वाले जो हैं, ये पता ये पहले भी बैसाखियों पे चढ़ के आए हैं। सारी धांधली के बावजूद इनको मेजॉरिटी नहीं मिली और इत्तेहादियों पे डिपेंड करके इन्होंने हुकूमत बनाई है। और आज वो इत्तेहादी भी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि ये हुकूमत चला सके, ना इनके पास टीम है, चू चू का मुरब्बा है। और देखिए मुल्क जो अगर आगे चल रहा हो ना, अपोजिशन सर के बल चल के आ जाए, लोग बात नहीं मानेंगे। आज अगर पब्लिक पसीराई दे रही है कि मुस्लिम लीग नून भी अपनी जगह मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान को ये अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर और मैन पावर है, पीपीपी का एक अपना वोट बैंक है। तो मकसद ये है कि बातें करने से तो ये बातें नहीं होती। हमें हुकूमत का काम है कि पॉजिटिव बातें करे और मुल्क को आगे चलाने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों के ऊपर होती है। हर किसी की ये बातें जी उन्होंने कहा बारिश आएगी तो पानी आएगा, पानी आएगा, तो ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बातें हैं कि आप एक दूसरे को करते हैं। आपको बिगर इश्यूज है, आपके कोविड को फाइट करना है, आपने कश्मीर काज के ऊपर बात करनी है, आपका अफगान पीस प्रोसेस है, आपका सी पैक रुका हुआ है जिसके ऊपर आपको उसको आगे लेके जाना है, आपकी इकोनॉमी की रिवाइवल के बहुत बड़े इश्यूज हैं, आपकी दहशतगर्दी फिर कदम उठा रही है। और बखुदा इस हुकूमत के अंदर चूंकि एक मतलब है 5-5 कमिश्नर बदल गए, 5-5 वो आईजीज बदल गए, सीबीआर का बंदा पता नहीं है, इकोनॉमी की टीम का कोई समझ नहीं है, सारे मंगेतरे लोग इकट्ठे, हर पार्टी का जो बंदा रिजेक्टेड है उधर से वो इधर इकट्ठा हुआ है। तो मतलब है कि हुकूमत चला लेना, बेहतरीन काम करें। ऑनेस्ट टू गॉड मैं कहता हूँ जितना बड़ा अपोजिशन इकट्ठ भी कर ले, लोग कहेंगे नहीं हमें तो अपने पेट की। अभी तो महंगाई जोरों के ऊपर है, जीडीपी 5.8 इनको मिली, अभी -0.4 पे लिया। ये इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे और कमल शोज़िफ साहब हमारे साथ मौजूद थी। ऑपोजिशन काफी बरहम दिखाई दे रही है और हुकूमत फिर भी सरगर्म दिखाई दे रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि शायद ऑपोजिशन का अपना अपना एजेंडा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन जो है वो कभी इकट्ठी नहीं हो सकती उनके खिलाफ। जो हिडन मीनिंग्स थे कमल साहिबा की बातों के वो यही थे कि इनका अपना अपना एजेंडा है, ये हमारे खिलाफ कभी भी जो है वो इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि ईद के बाद वो मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद होकर ही जो है वो फैसला होगा। 2 ऑप्शंस जो हैं वो आज दिए गए हैं और कहा गया है कि इन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लिया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ जो है वो बिल्कुल बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। ऑपोजिशन मिड टर्म इंतखाबात या इन हाउस तब्दीली का फैसला कर लेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा स्टेटमेंट आज दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।